देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब एक्चुअली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो अपने आप में एक एंगल है। जैसे अगर कोई कह रहा हो कि साइन इनवर्स 1/2 तो इसका मतलब होता है π/6 30 डिग्री। कहने का मतलब ये कि साइन इनवर्स 1/2 कहीं लिखा हुआ है तो ये एक एंगल है। तो आप ये दिमाग में रखो कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कहें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप क्या देख रहे हो कि ये भी एंगल और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम लोग कहते हैं कि दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan इनवर्स कॉट इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मींस कि अगर हम लोगों को कहीं से पता चले कि साइन इनवर्स मान लो लिखा हुआ हो 1/5 तो हम इसको चाहो तो लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x मीन्स 1/5। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स 1/5 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो एक को अगर पता एक दिया हुआ है दूसरे के टर्म्स से उसको चेंज करना है तो 90 में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर देखो फिर से एक बात याद रखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी हम लोग किसी भी चीज की बात करते हैं तो कंडीशंस जरूर आता है बीच में, इसलिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है जिसमें कि हम लोग इस बात को कहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो हमेशा कहीं ना कहीं से कंडीशन हम लोगों के सामने होगा। बट इफ वी थिंक अबाउट द सिचुएशन विच इज हियर विच इज एक्चुअली रिटन ओवर द बोर्ड, तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोगों को जरूरत ही नहीं है ये याद करने का कि कंडीशन क्या है। एक्चुअली ये वैलिड कंडीशन तब होगा जब x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द रेस्पेक्टेड फंक्शंस। देखो बेटा, अगर मान लो कि हम लोग बात करें ऐसी तो किसी भी इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब उसके जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाई नहीं करता हो। इसलिए यहां पर अगर हम कंडीशन को ओवरलुक करें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सीधे सीधे याद कर सकते हो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ऐसा। चलिए इसमें से एक का वेरिफिकेशन कर लें, एक का प्रूफ देख लें। मान लीजिए कि प्रूफ हम लोग इसका देखें तो लेट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ऑब्वियसली सेक इनवर्स x एक एंगल है तो थीटा का एक रेंज होगा जो इसका रेंज है। तो सेक इनवर्स x का वैल्यू होता है, ये कोसाइन ग्रुप का है तो 0 से पाई होता है जिसमें π/2 एक्सक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब थीटा जो होगा, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, जिसमें थीटा का वैल्यू π/2 नहीं है। ये सेक इनवर्स x का वैल्यू रेंज हुआ। अब चलिए, या इसको आप कह लो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू x। देखो इसके बाद अगर सेक थीटा को कॉसेक के टर्म्स में लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे। अब देखो इसके बाद जो हम लोग लिखना चाहते हैं वो ये है, इसके बाद हम लोग लिखना ये चाहते हैं कि π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ये लिखना हम लोग चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? इट मस्ट बी वेरीफाइड। देखो कोई फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो फंक्शन जरूर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा, इट मस्ट बी चेक। तो इसका इनवर्स कब होगा? तो इसका इनवर्स तब होगा जब ये π/2 माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, ये साइन ग्रुप का है तो -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, जिसमें एक्सक्लूडेड होता है बीच का एंगल 0।
अगर ये एंगल उस रेंज में होगा तो कॉसेक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो वी शुड नाउ चेक इट। यहां चेक करने के लिए हम लोग इस कंडीशन को रिकॉल करें, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, एंड एट द सेम टाइम थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। एंड नाउ अगर इस एंगल को पता करना है तो पहले उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 साइन चेंज हो गया, माइनस पाई, ये थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ अगर हम लोग सब में पाई बाय 2 को ऐड कर दें तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस पाई। देखिए यहां अगर पाई बाय 2 आप ऐड करेंगे, प्लस पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये बचेगा माइनस पाई बाय 2। अब आप देखिए ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, तो अगर इस थीटा को उस तरफ ले जाओ तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्लियर कट ये जो बीच का एंगल है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के भीतर हुआ, और साथ ही ये एंगल 0 नहीं है। इसका मतलब ये कॉसेक इनवर्स के लिए एकदम लायबल सिचुएशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, अब हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहां से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू पता कर ले तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, या दोनों एक तरफ कर लो, थीटा और कॉसेक को एक तरफ कर लो, तो लिख सकते हो हम लोग ऐसा कि थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सो क्लियरली sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. Hence it is proved. And in this way we can prove all these two, remaining these two. अगर हम लोग इसी तरह से हम लोग चाहें तो इन्हीं स्टेप्स के हेल्प से हम लोग इस बात को दिखा सकते हैं कि ऐसा है। तो अभी से इस मोमेंट से दिमाग में सेट कर लो, ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इससे 3 ऐसे पेयर्स बनते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। देखो इसमें ये और ये साइन ग्रुप का मेंबर है और ये 3 कॉस ग्रुप का मेंबर है। साइन ग्रुप का मेंबर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, और कॉस इनवर्स ग्रुप का मेंबर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। आप देख रहे हो इनसे 3 पेयर बना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, एंड दीज 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपके लिए ये एक खास टूल है, इसको दिमाग में रखना। ओके देखो सम ऑफ 2 लाइक इनवर्स फंक्शंस, और इस लाइक इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने लिया साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का सम, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का सम, और टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वाई का सम। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स हैं, कंडीशंस भरे पड़े हैं, इतने कंडीशंस लिखे गए हैं कि इन कंडीशंस को अगर हम मेमोराइज कर ले, आई डोंट थिंक इट इज सिंपल वर्क। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक बीच का रास्ता निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये काम करो, सोचो थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि इन फंक्शंस को, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर मैं T1 T2 लिखूं, जैसे इसको T1 का दिया इसको T2, या फिर इसको T1 का दिया इसको T2, या फिर इसको T1 का दिया इसको T2, मतलब 2 अलाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम लोगों ने T1 और T2 का, मान लो कि T1 और T2 का, अब हम लोग केवल एक जो बैकग्राउंड हम लोगों ने तैयार रखा है उसको फिर से यूज करने की कोशिश करें। बैकग्राउंड में याद करो, मैंने शुरू के वीडियोस में आपको समझाया था कि हमेशा आर्गुमेंट को पॉजिटिव करो। आर्गुमेंट को पॉजिटिव करने के लिए मैंने ये समझाया था कि ये सब वर्क करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये एप्लीकेबल था कॉसेक इनवर्स के लिए और टैन इनवर्स के लिए। इसको हम लोगों ने कहा था कि ये साइन ग्रुप के मेंबर्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जिसका होता था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें आता था कॉस, इसको मैंने कहा था कॉस ग्रुप का मेंबर, कोसाइन मेंबर,
इसके लिए हम लोग इसमें 3 फंक्शन देखते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये 2 रिजल्ट हम लोग अगर अच्छे से याद रखें तो अब हम आर्गुमेंट का पॉजिटिव रूप ले सकते हैं, आर्गुमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं, जो आर्गुमेंट निगेटिव में है उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस T1 और T2 को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव आर्गुमेंट बना दिया। पॉजिटिव आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है 1/3, तो ये एंगल कौन सा होगा, किस ब्रांच का, सॉरी ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा। देखो साइन इनवर्स का संबंध है -π/2 से π/2, इज इट क्लियर। लेकिन अगर साइन इनवर्स 1/3 है तो ये उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर वैल्यू यहां पर 1/3 है जो कि पॉजिटिव है, तो इस केस में एंगल यहां का होगा। ऐसा ही सिचुएशन तुम देखते हो कॉस में भी होगा। ये साइन ग्रुप में सबके साथ यही होगा, साइन के साथ होगा, टैन के साथ होगा, कॉसेक के साथ होगा। अगर कॉस ग्रुप का मेंबर अगर ले लो, मान लो कि कॉस इनवर्स 1/5, तो ये देख लो ये पॉजिटिव है। अगर 1/5 पॉजिटिव है और कॉस का जो इंटरवल होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, वो यहां से यहां होता है 0 से π। तो इस केस में भी आप देख रहे हो ये पॉजिटिव होने के कारण इसी क्वाड्रेंट का मेंबर होगा। सो अगर T1 और T2 दोनों के आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखे तो T1 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा और T2 का वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा। इज इट क्लियर। चलो उसमें थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे अगर tan रहेगा तो एक्सट्रीम एंड्स नहीं होंगे, π/2 या -π/2 नहीं होगा। अगर मान लो सेक या कॉसेक ग्रुप का होगा तो बीच वाला एंगल नहीं होगा। चलिए उन रेस्ट्रिक्शन को हम लोग अलग रखते हुए अगर सोचे तो T1 जो है, T1 अगर हम लोग बात करें तो T1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हम लोग इसको फर्स्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बना दे रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो 0 से लेकर के ये π/2 के भीतर होगा। इज इट क्लियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। अगर tan से रिलेटेड होगा, अगर ये T1 tan का होगा तो यहां पर ये सिंबल यूज करना होगा। इज इट क्लियर। तो इससे कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेकर के चले कि ये अपना जो T1 है इसका वैल्यू 0 से लेकर के π/2 होगा अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है। तो अगर ये जो x और y जो लिखा हुआ है ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो श्योरली ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। इसका मतलब T1 जो होगा वो 0 से π/2 के भीतर होगा। ऐसे ही T2 भी जो होगा वो 0 से π/2 के भीतर होगा। अब जरा सोचो कितना सिंपल सा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम लोग T1 और T2 को ऐड करें तो इनका सम क्या होगा, इनका सम 0 से ग्रेटर होगा और पाई प्लस पाई मिलकर के पाई इसके बीच का होगा। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना आर्गुमेंट पॉजिटिव रखते हो, दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना आर्गुमेंट पॉजिटिव रखते हो तो उनका अगर सम किया जाए तो वो एंगल 0 से पाई के भीतर होगा। और 0 से पाई का मतलब क्या होता है, किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, तो कोसाइन ग्रुप का। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोसाइन ग्रुप का होता है। इसका मतलब जब एडिशन करेंगे और आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखेंगे, आर्गुमेंट x और y जो हुए ये अगर पॉजिटिव है तो उस केस में कोसाइन ग्रुप का ये सम जो होगा वो कोसाइन ग्रुप का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। इसलिए उस केस में इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा हमको, कुछ भी नहीं। जैसे अगर इसको मैं रब कर दूं, एक्स वाई किसके बीच में है, क्या है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दिस। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये अपना एक सिंपल सा रिजल्ट होगा, ये नहीं याद करना पड़ेगा। देखो अगर
अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच T1 T2 की बात अगर कर लें तो ये जो हम लोग कह रहे हैं -1 से 1 और x प्लस वाई लेस देन 0, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं होगा। x प्लस वाई का वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। इसलिए एक तरह से देखो तो ये वाला कंडीशन भी हमको याद नहीं करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन तो ऐसे ही आउट ऑफ रेस हो गए। तो अब हमारे पास यही एक कंडीशन याद करना पड़ेगा, उसमें भी ये रिलेशन में कोई कंडीशन याद नहीं करना पड़ेगा। कब? ध्यान रहे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि अगर हम लोग T1 और T2 जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव ले लें, तो आर्गुमेंट्स अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हुए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस T1 और T2 उनका वैल्यू 0 से π/2 के भीतर का होगा। इसलिए जब उनका सम करेंगे तो सम करने पर जो एंगल का इंटरवल मिलेगा वो 0 से पाई मिलेगा जो कोसाइन ग्रुप का है। इसका मतलब कोसाइन ग्रुप का इनवर्स इजीली अवेलेबल होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये सोचो कि कॉस ग्रुप का जो मेंबर होगा उसके लिए हमको कोई कंडीशन याद नहीं करना पड़ेगा, कोई दूसरा रिजल्ट याद नहीं करना पड़ेगा, यही एक रिजल्ट होगा। नाउ थिंक अबाउट अदर टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अदर टू। देखिए ये तो कॉस ग्रुप का है, तो इसका मतलब साइन ग्रुप में थोड़े प्रॉब्लम्स तो होंगे, लेकिन ब्लू मार्कर से लिखा हुआ पर फिर से फोकस करो। अगर मान लो कि साइन ग्रुप की बात करें तो ये तो साइन ग्रुप है नहीं, इसमें हाफ पार्ट साइन ग्रुप का होगा 0 से लेकर के π/2 तक। ये हाफ पार्ट जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन ग्रुप का होगा, लेकिन इसके साथ साथ तो और भी जुड़ा हुआ है कि अपना T1 प्लस T2 जो है, ये T1 प्लस T2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 से लेकर के पाई है। यहां से 0 से अगर पाई करें, अगर इसको इस पूरे इंटरवल को दो हिस्सों में मैं बांटूं, एक 0 से π/2 और दूसरा π/2 से पाई, तो 0 से π/2 फिर से साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जो कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। इसका मतलब हाफ पार्ट का आंसर तो आएगा, और ये जो सेकंड हाफ पार्ट होगा, सेकंड हाफ पार्ट जो होगा इसके लिए एक अलग आंसर आएगा। इसका मतलब कि जब भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करें, माइंड इट, एकदम ध्यान रखो, नंबर 1 आर्गुमेंट्स जो है आर पॉजिटिव, देन आर्गुमेंट्स आर पॉजिटिव, देन नंबर 2 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, नो कंडीशन, सीधा सीधा वैल्यू लिखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इज इट? tan इनवर्स x tan इनवर्स y, sin इनवर्स x sin इनवर्स y, इसमें दो रिजल्ट होंगे, 2 रिजल्ट्स। कौन कौन से दो रिजल्ट? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। देखो यहां ब्लू मार्कर से दोनों में, साइन वाले में और टेन वाले में, यहां दो रिजल्ट्स लिखे गए। एक रिजल्ट ये लिखा हुआ है और एक रिजल्ट ये लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखो, इस रिजल्ट में अगर हम लोग इस बात को देखें तो ये अब मीनिंगलेस हो जाता है। क्यों? अगर मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना पड़ रहा है आर्गुमेंट पॉजिटिव होने के कारण, तो आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी निगेटिव नहीं होगा क्या? तो ये जो यहां से यहां तक हम लोगों ने लिखा है, इसका ये जो पार्ट है कंडीशन का, ये अपने आप हट गया। तो अब इसमें भी थोड़ी कमी हो गई, ये याद रखेंगे। सिमिलरली इसमें भी ये लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए कि जब पहले ही से आर्गुमेंट हम पॉजिटिव रखते हैं तो x और y तो पॉजिटिव है ही, सो अब इसको भी नहीं याद करना है। देखो ये भी थोड़ा छोटा हो गया। क्यों? जब हमने आर्गुमेंट को शुरू से ही पॉजिटिव कर दिया तो कुछ लाभ देखने लगा। पहला तो ये कि इसमें हम लोग पहले से समझ गए, कॉस वाले में एक रिजल्ट, साइन और टेन वाले में 2 रिजल्ट। क्लियर? तो साइन वाले में 2 रिजल्ट ये दोनों, और टेन वाले में ये दोनों रिजल्ट।
ये रिजल्ट अब हमारे लिए मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? देखो यहाँ रेंज क्या है, -1 से 0, मीनिंगलेस है। अब हम लोग जब पहले से कह रहे हैं कि एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इस कंडीशन का कोई सेंस नहीं है। तो चलो ये कंडीशन भी हट गया। इसका मतलब साइन ग्रुप में क्लियरली अपने पास सिर्फ दो रिलेशन बचे, ये और ये। इसमें भी कंडीशन केवल ये याद रखना होगा, ज्यादा नहीं। कॉस में कोई कंडीशन नहीं। आइए टैन में, तो टैन में भी दो रिजल्ट होने चाहिए, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये कंडीशन है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये कंडीशन है। ये लिखने का अब कोई सेंस नहीं रहा। सिंपली हम लोग याद रखेंगे ये कि इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें भी देख रहे हो थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, कंडीशंस अब हमारे पास कमने लगे। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए कि जब एक्स और वाई पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला केस हम कैसे याद रखेंगे। तो अब ये रिजल्ट भी हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया। देख रहे हो कितना आसान हो गया जब आर्गुमेंट को आपने पॉजिटिव कर दिया। whenever you have chosen the arguments of inverse trigonometric functions positive, then you got some results are meaningless and some results are now having less conditions, less number of conditions. Okay, so now ये 5 ही हमारे पास रह गए दिमाग में रखने के लिए, जिसमें भी इसमें कोई कंडीशन नहीं, इन दोनों में छोटे छोटे कंडीशंस, इनमें भी दो छोटे छोटे कंडीशंस। ये इसका डिस्कशन मैं एंड में करूंगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिवाइंड कर दूं, रिकैप कर दूं, और उसके बाद एक रिजल्ट को मैं डिराइव करूं। इन दैट प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने देखा कि ये जो समेशन वाला जो रिजल्ट है, ये समेशन वाला रिजल्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को अपने साथ रखता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक टूल बनाया कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कि आर्गुमेंट को हम लोगों ने पॉजिटिव रखा। अब अगर आर्गुमेंट्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कि वो जो है 0 से लेकर के π/2 के बीच के एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो टी फंक्शंस को अगर हम लोग ऐड करें तो उस कंडीशन में होगा कि उन दोनों का सम 0 से लेकर के पाई तक होगा। जब 0 से पाई के बीच में होगा तो ये इसका मतलब ये क्लियरली कोसाइन ग्रुप का मेंबर इसमें सेटिस्फाइड रहेगा। तो कोसाइन ग्रुप का मेंबर अगर सेटिस्फाइड रहेगा, इसका मतलब कॉस का जो रिजल्ट है इसमें हमको कोई कंडीशन याद नहीं करना होगा। अब बच गए साइन और टैन। ये दोनों ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये साइन ग्रुप के दोनों मेंबर्स हुए, और इसमें हाफ पार्ट जो है वो इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें आता है, और हाफ पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है। ये 0 से π/2 तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, उसके बाद वाला नहीं आता है। इसका साफ मतलब ये हो गया कि जब पॉजिटिव रखेंगे आर्गुमेंट और ऐड करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, कॉस में कुछ नहीं याद करना होगा कंडीशन, साइन और टैन में दो रिजल्ट याद करने होंगे। इज इट क्लियर? ये जो दो रिजल्ट लिखे गए हैं इनको अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाई आर दे इन दैट। तो अभी हम लोग इन रिजल्ट्स को थोड़ा देख लें, थोड़ा फिर से हम लोग समझ लें कंडीशंस को। ओके, चलिए पहले हम लोग इस रिजल्ट को एनालाइज करें। देखिए, अगर हम लोग एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव ले लें, मतलब नॉन निगेटिव, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा कर लें तो आप बताओ कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, सपोज कर लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी कर लें, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन ए इज इक्वल टू एक्स एंड साइन बी इज इक्वल टू वाई। चलो अगर हम लोग साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करें, साइन ए प्लस बी का, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जरा देखो, साइन ए का मतलब कितना हो गया, साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स हो गया,
कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। साइन बी वाई है, साइन बी वाई है, और हम लोगों को मालूम है कि कॉस बी का वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर बी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये बताओ, ये तो हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस बी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की प्लस माइनस, इसका साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। क्लियरली इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम लोग कह रहे हैं कि x जो है वो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका जो ये अगर पॉजिटिव है तो ये एंगल 0 से 90 होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। सो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया cos b प्लस cos a फिर इससे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर साइन b जो कि y है। इज इट क्लियर। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जो चाहते हैं लिखना, वो पहले मैं समझाऊं कि हम लोग क्या चाहते हैं और फिर हम लोग देखें कि उसको हम लिख सकते हैं या नहीं, या कैसे लिख सकते हैं। देखो अब हम लोग इसके बाद लिखना चाह रहे हैं, ये है ऐसा साइन a प्लस बी। अब हम लोग लिखना चाह रहे हैं ऐसा कि a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये फंक्शन यहां से यहां तक। इज इट। तो सवाल ये है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये जो साइन लिखा हुआ है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही बात चेक करनी है। तो अगर इसका इनवर्स होगा या नहीं, ये अगर चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये जो एंगल है, ये एंगल साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का होना चाहिए, मतलब ये एंगल -π/2 से π/2 के भीतर होना चाहिए। अगर ये एंगल -π/2 से π/2 के भीतर नहीं है तो उस केस में इसका रिजल्ट इतना नहीं होगा। इज इट क्लियर। इसका मतलब इसका रिजल्ट इसमें तभी हो सकता है जब a प्लस बी 0 से π/2 के भीतर हो, जबकि अभी हम लोग जरा देखें तो a क्या है, यहां से अगर नजर डालिए तो x अगर पॉजिटिव है तो a का वैल्यू हियर a इज बिटवीन 0 to π/2, और y अगर पॉजिटिव है 0 से π1 के भीतर है तो इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के π/2 तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी एंगल अगर पता करें तो a प्लस बी एंगल होगा 0 से लेकर के पाई के भीतर। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, इसका इनवर्स हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगल 0 से पाई के भीतर है। अगर 0 से π/2 तक होता तो लिख लेते, लेकिन 0 से π/2 के भीतर नहीं है, π/2 के आगे भी है, तो इसका मतलब हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसमें दो केसेस बनाएंगे। एक केस मान लो हम लोगों ने बनाया ये कि इफ a प्लस बी लाइज इन 0 to π/2, ये 0 से π/2 के बीच में है, तो उस कंडीशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसको मैं पहले लिख रहा हूं प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा कंडीशन हुआ, ये कंडीशन तब हुआ जब हम लोगों ने ऐसा कहा a प्लस बी मिल करके 0 से π/2 के भीतर एग्जिस्ट करता है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग काम को और आगे बढ़ाएं। a का मतलब हो गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया साइन इनवर्स y एंड इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट मिला हाफ। अब हम लोग इसके सेकंड केस को डील करना चाहते हैं, बट आई नीड सम स्पेस। सो चलिए दूसरा कंडीशन अगर हम लोग सोचें ये कि a प्लस बी लाइज बिटवीन π/2 to पाई। देखिए पिछले पार्ट में मैंने π/2 उसमें इंक्लूड किया था, यहां भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए a प्लस बी बिलोंग्स टू π/2 to पाई। अगर इसमें देखो तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इस कंडीशन में इसका इनवर्स तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि a प्लस बी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब अगर देखो तो ये इस रेंज के बाहर हो गया। दोनों में अगर हम लोग पाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों तरफ अगर हम लोग पाई इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई मीन्स माइनस पाई बाय 2। पाई सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो ये हो गया a प्लस बी माइनस पाई। यहां हो गया पाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब आप ये बताओ, अगर मान लो कि इसमें मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, देन इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 और साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा पाई माइनस a प्लस बी एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो, क्या ये एंगल साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं? क्लियरली है, 0 से पाई बाय 2 के भीतर है। अब हम लोग इस रिजल्ट को इसकी तरह अरेंज करेंगे। देखो, इस साइन a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस साइन a प्लस बी को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस a प्लस बी। क्या इसको इतना लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं, इसलिए कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इट? तो इसका मतलब इसको अगर थीटा कंसीडर करें तो इतना लिख सकते हैं। अब ये अगर हम लोग लिखें तो इसके आगे जो था उसको प्रॉपर ढंग से लिख लें, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये जो है ये पूरा का पूरा ये एंगल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, इसलिए इसका इन्वर्स एडजस्ट करेगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ये ऐसे, ए पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखा जा सकता है। अब जरा सोचो कि ये जो पाई माइनस ए प्लस बी है, इसको अगर चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाए, इसको इधर ले आए, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट? अब आप बताओ, ये a क्या था? साइन इनवर्स एक्स। ये b क्या था? साइन इनवर्स y। तो ये रिजल्ट तो मिल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस दिस। अभी थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट हम लोगों ने लिखा था, कब? जब कंडीशन ये था कि ये जो पार्ट था a प्लस बी, उसको हम लोगों ने कहा था केस 1 में कि चलो a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 है, तो ये आंसर आया था। जब हम लोगों ने कहा कि a प्लस बी पाई बाय 2 से लेकर के पाई के भीतर है, तो ये वाला रिजल्ट हम लोगों को मिला, मतलब ये रिजल्ट मिला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट? तो ये जो रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे। मैंने ये समझाने की कोशिश की कि रिवाइंड अगर करें तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर शुरू में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव बना लें तो इनका वैल्यूज 0 से पाई बाय 2 के भीतर होगा, और 0 से पाई बाय 2 के भीतर रहने पर अगर हम लोग इन दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को के सम को लें तो ये 0 से लेकर के पाई के बीच का एंगल मिलेगा। तो 0 से पाई के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल कॉस इनवर्स वाले ग्रुप के लिए सूटेबल है। इसका मतलब कॉस इनवर्स का जो रिजल्ट होगा उसमें बिना किसी कंडीशन को याद किए हुए ये लिख सकते हैं। देखो, ये कॉस इनवर्स वाला जो रिजल्ट है उसको लिखने में कोई कंडीशन याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन साइन ग्रुप वाले में थोड़ा दिक्कत होगा। जब ये इन दोनों का सम, ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी हुआ, इन दोनों का सम अगर 0 से पाई के बीच में है तो 0 से पाई के बीच में है तो 0 से पाई बाय 2 तक के लिए एक रिजल्ट होगा और पाई बाय 2 से 180 तक के लिए दूसरा रिजल्ट होगा। ये tan में भी होगा और साइन में भी होगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इस रिजल्ट को लाने के बाद अब इन कंडीशंस को भी लिखना सीखें। ये कंडीशन आया कैसे? चलिए, सो नाउ वी हैव स्पेस। देखिए, ये रिजल्ट आया था तब जब हम लोगों ने सपोज किया था कि a प्लस बी
ए प्लस बी, जैसे यहां से हम लोगों ने देखा था साइन ए प्लस बी, मैं एक बार रिपीट कर दूं, साइन ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने कहा था कि ये ए प्लस बी अगर 0 और π/2 के भीतर है तो उस केस में ये रिजल्ट था। चलिए इसका एनालाइज करके देखें, इसलिए कि अपने इस इंफॉर्मेशन में कहीं ए बी नहीं है, इसलिए जो कंडीशंस लिखे जाने चाहिए वो उसी टर्म्स में लिखे जाने चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है। तो चलो ऐसा करके देखते हैं। तो क्लियरली ए प्लस बी, चलो मैं ऐसा लिखता हूं हाफ पार्ट, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू π/2, तो ये भी मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस बी। अब अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो ये हो गया साइन ए लेस देन इक्वल टू साइन π/2 माइनस बी। अब ये देखो साइन ए इज लेस देन इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसका मतलब यहां ये होगा कॉस बी। अब आप इनके वैल्यूज को अगर रख के देखो तो साइन ए का वैल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो क्लियरली आपको ये रिजल्ट मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों ने जाना कि अगर फिर से कि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आर्गुमेंट्स को पॉजिटिव बना दिया, जिससे उनका वैल्यू 0 से लेकर के π/2 के बीच का हो गया। उनका जब सम हम करते हैं, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सम जब करते हैं तो ये एंगल मिलता है 0 से पाई। 0 से पाई कॉस ग्रुप के लिए सूटेबल है, इसका मतलब कॉस के लिए एक ही रिजल्ट होगा, लेकिन साइन के लिए दो रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट होगा 0 से π/2 के लिए जैसा ये था, दूसरा होगा π/2 से पाई के लिए जैसा ये होगा। देखिए 0 से π/2 में ये रिजल्ट आया था, और जब हम लोग इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिखें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो इस कंडीशन को भी। चलिए इस कंडीशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मैं लिखूंगा। देखिए अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। चलिए इसके इस पार्ट को मैं लिख रहा हूं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस b। इसका मतलब अगर दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन π/2 माइनस b। इसका मतलब ये हो गया कि साइन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस b। अब देखो साइन a का मतलब हो गया x और ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस b का वैल्यू हो गया यहां से रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियरली आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका मतलब निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दूसरा कंडीशन हम लोगों को मिला ये वाला। देखो यहाँ पर इक्वल टू लिखा गया है, यहाँ नहीं लिखा गया है, इससे कभी बॉदर नहीं करना। एक्चुअली ये इक्वलिटी का सिंबल अगर हम केवल इसमें लिखें, इसमें नहीं लिखें तब भी सही है, या फिर हम दोनों में लिखें तब भी सही है। इज इट क्लियर? मतलब 1 के लिए दोनों वैलिड कंडीशन होता है। तो ट्रेडिशन के हिसाब से इसको हम लोग पॉजिटिव वाले में लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां वाले में अगर हम लोग लिखें तो गलत है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि कंडीशंस कैसे करके यूज किया जाता है। देखिए अभी मैंने तो इसका प्रूफ दिखाया, डेरिवेशन दिखाया, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि वो जो पार्ट मैंने रब किया, अगर कभी कोई क्वेश्चन आया जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आर्गुमेंट क्लियर नहीं हो रहा हो तो उन पार्ट्स को लेकर के चलना पड़ेगा। तो कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसे ही हैंडल करने की कोशिश करना। याद मत करना कंडीशंस को, इसलिए कि वो तुमको पे नहीं करेगा, तुमको याद नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन सबों को आप करके देखोगे। मैं केवल इस वाले को फिर से एक बार समझाना चाहता हूं। देखिए साइन के साथ जो ट्रीटमेंट आपने दिया वही ट्रीटमेंट आपको टैन के साथ भी देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों रिजल्ट उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब चलिए हम लोग केवल एक ये रिजल्ट मैं चाहता हूं स्पेशल केयर इसके लिए
तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूं। सो आई नीड सम स्पेस, हैव द स्पेस। चलिए हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलिए एक इसका रिजल्ट भी हो जाए। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो यहां पर अगर ध्यान दो तो ये मैं लिख सकता हूं कि tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y। हेयर a जो है a और b दोनों का दोनों बिलोंग करता है 0 से लेकर के π/2 के पहले तक, इसलिए कि tan जो है वो π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है। इज इट क्लियर? लिव इट। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें, क्यों ये कब कब होगा? जब हम लोगों ने आर्गुमेंट को पॉजिटिव रखा है, जब x और y पॉजिटिव है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। tan a प्लस b, tan a प्लस b, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b divided by 1 minus tan a tan b. That means x plus y by 1 minus xy. अब यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा ये हुआ कि a प्लस b के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि इनवर्स होगा कि नहीं। अगर कंडीशन मान लो कि a प्लस b, सपोज करो कि a प्लस b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2 है। इज इट क्लियर? देखिए इन दोनों का सम याद कीजिए कि a प्लस बी अगर फाइंड करेंगे तो 0 से π/2 हो, 0 से पाई होगा। चलिए मैं इसको एक स्टेप फिर से लिख ही देता हूं, आप शायद उसको रिकॉल करने में दिक्कत महसूस करो। अगर यहां से हम लोग देखें तो a प्लस बी इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई। अगर ये है तो इसके दो केसेस हो गए। एक तो ये हो गया कि मैं ले रहा हूं a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। इज इट? अब ये जो पहला जो केस है, इस केस में अगर बात करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हिस्सा है, इसलिए हम लोग लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर कंडीशन को रिकॉल करो तो इसमें एक्स वाई के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो कंडीशन को तो वो भी लिख सकते हो। देखो अगर हम लोग देख रहे हैं तो हेयर a प्लस बी इज लेस देन π/2। अगर हम लोग इसमें ऐसे लिखें π/2 माइनस बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोनों तरफ अगर हम लोग tan ले लें तो tan a लेस देन tan π/2 माइनस बी। देखिए tan a इज लेस देन tan π/2 माइनस बी का मतलब हो गया cot b। अब अगर tan a का वैल्यू पुट करो तो tan a का वैल्यू है x और cot b का वैल्यू कितना होगा यहां से पता करोगे तो 1/y। सो क्लियरली यू गॉट द रिजल्ट xy इज लेस देन 1। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक तरीका होगा जिससे कि आप किसी भी रिजल्ट को फाइंड कर सकते हो। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि साइन और tan वाले में दो रिजल्ट आएंगे, प्लस वाले केस में कॉस में एक होगा, कॉस में कोई कंडीशन याद नहीं करेंगे और साइन और tan वाले में कंडीशन याद करने होंगे। ओके, तो अब आप थोड़ा सा फिक्स हो कंडीशंस पर, तो ये भी आप ऐसे ही कर लोगे। आई लीव इट फॉर यू एंड नाउ आई एम टू टॉक अबाउट द पेनल्टीमेट रिजल्ट, दिस वन। इस रिजल्ट की बात अगर मैं करूं तो बड़ा मजेदार सा रिजल्ट है। देखो अगर हम लोग कह रहे हैं कि इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई है। अगर मैं कहूं कि इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्लियर, ये जो है ये इक्वल है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो बेटा ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर ये तभी वैलिड है, तभी सही है जब ये x और y दोनों पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव है मतलब हम लोगों ने पहले ही से आपस में तय कर रखा है कि आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये रिजल्ट उसी कंडीशन के हैं, अदरवाइज वी हैव सो मेनी रिजल्ट्स। नाउ द थर्ड वन वाज टू डिस्कस
यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा तो साफ देख रहे हो कि ये दोनों कंडीशन टाइप का रिजल्ट तो मिल नहीं सकता, इसलिए कि एक्स वाई को 1 कर दोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये असल में होगा क्या, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर पता करना है, थोड़ा यहां देखो, यहां से अगर पता करो तो y इज इक्वल टू 1/x, ये यही वैल्यू हम लोग इसमें लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के बदले में 1/x। अब आप बताओ, अगर ये x पॉजिटिव है तो इसको तो cot भी लिखा जा सकता है, cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों मिलकर के हो गया π/2। सो दिस इज द रिजल्ट व्हेन xy इज इक्वल टू 1। अब आप देखो, ये तो याद ही नहीं करना है, अगर आपने आर्गुमेंट को पॉजिटिव कर रखा है तो ये याद ही नहीं करना है, ये भी जरूरी नहीं है। सो यू हैव ओनली दी important results related to addition, summation of two alike inverse trigonometric functions. Okay, now I will discuss about the difference of two alike inverse trigonometric functions.